और उन सब ने मिलकर के निर्णय करना है। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक किया जाए। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए घर बनते हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 5% के दायरे में लाया जाए। ये दोनों बातें जीएसटी काउंसिल को मैंने आग्रह से कही है, पिछली बार भी कही थी, लेकिन पिछली बार कुछ राज्यों ने विरोध किया, सहमति नहीं बन पाई। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जब जीएसटी काउंसिल मिलेगी तो जनता जनार्दन की इस बात का भी वो ध्यान रखेगी। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। देश का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र अवसरों से वंचित ना रहे, यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, कल पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया है। आजादी के इतने दशकों के बाद गरीबी के कारण बड़ी असमानता को स्वीकार करते हुए उसका समाधान खोजने का एक प्रयास किया गया। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले, इस तरफ एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है। और मजा यह है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले भी नारेबाजी बहुत हुई, चुनावों के समय घोषणाएं भी बहुत हुई, और तब मैं सबको खुल करके कहता था, चुनाव में लाभ हो गैर लाभ हो उसकी परवाह नहीं करता था। मैं बता देता था कि देखिए 50% के बाहर कोई अगर वादा करता है तो सब बेईमानी करते, ऐसा मैं कहता था, क्योंकि 50% के ऊपर जाना है तो संविधान संशोधन के बिना नहीं जा सकते। अगर उसके सिवाय किसी ने वादे किए थे तो कोई दलितों को जो मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई आदिवासियों से मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई ओबीसी को मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, और उसमें से निकाल करके किसी की झोली भरना चाहता था ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता। और आज मुझे खुशी है, जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया, संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के, उच्च वर्ण के लोगों को भी, गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए। मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो।
उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए। 5 साल में एक बार ही चुनाव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे। पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे, यही चलता रहता है। लेकिन ये नेताओं को देश की चिंता नहीं है। उनको तो जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। आप मुझे बताइए, ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या? ये चौकीदार पर आपके आशीर्वाद है क्या? ये चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश का लूटा हुआ धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर चौकीदार, मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ हूं। भाइयों बहनों, सवर्ण समाज के गरीबों के लिए जो आरक्षण का काम हुआ है, संसद ने बहुत बड़ा काम किया है। देश के हर नागरिक का, संसद के सभी साथियों का समता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए जो जो भी आगे आए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस कदम से देश के लाखों युवा साथियों को अवसर मिलेगा जो अभावों के कारण, गरीबी के कारण पीछे रह जाते थे, के भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अड़चन ना बने, इसके लिए ऐतिहासिक पहल की गई है। भाइयों और बहनों, सिर्फ नियुक्तों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, बल्कि देश में उच्च शिक्षा, टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे हमने ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, तो साथ साथ ये भी निर्णय किया है कि जो उच्च शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी का हक छीना जाए। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में
जो एक खाई बनी है, उसके आधार पर दशकों से इसकी मांग चल रही थी। इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई है। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अब झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने के काम में जुट गए। समाज में बंटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी हर चाल, हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त करना है। साथियों, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, नागरिकता से जुड़े कानून में संशोधन का। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे। बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए, उनका अगर आस्था के आधार पर शोषण होता है तो भारत का उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के जो साथी इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वो भी इस भावना को समझेंगे। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने 4.5 साल पहले मुझे जो आदेश दिया था, उस पर भी मैं पूरी क्षमता से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। इस कारण कैसे इस चौकीदार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ये भी अब स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू, मोरंग लेकर शोषितों, वंचितों का अधिकार तक जो खा गए, ऐसे लोगों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है। एक दूसरे के घोटालों और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भाई और बहनों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है, चौकीदार सामने खड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। चौकीदार को हटाने के एकमात्र अभियान के लिए हर टुकड़े, हर तिनके को जोड़ रहे हैं। जब जांच एजेंसियां इनके कर्मों का हिसाब मांग रही है तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं। भाइयों बहनों, 2-3 दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। यह नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को
पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी, ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है, और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। भाई और बहनों, ये जितने मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन जांच एजेंसियां तो अपना काम करेगी, इन लोगों से हिसाब मांगेगी। साथियों, चौकीदार अगर इन सभी को आज इस स्थिति पर लाने में सफल हुआ है, तो ये कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है, 130 करोड़ भारतवासियों के विश्वास के कारण हुआ है। आपके इस विश्वास पर खरा उतरने का निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आप मिशेल मामा की कथा तो बराबर याद हो गई ना आपको? हेलीकॉप्टर अब वो राजदार हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है, और इसलिए इनका पसीना छूटा हुआ है। ये राजदार कुछ बोल देगा तो क्या होगा, और इसलिए राजदार को पकड़ करके जैसे लाए, तो कांग्रेस ने अपना एक वकील तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। भाइयों बहनों, ये क्या दिखाता है? अगर राजदार की मदद में कांग्रेस का वकील पहुंच जाता है, उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है, तो दाल में काला है ये देखने के लिए समय लगेगा क्या? समझ आ जाएगा ना? पर्दे के पीछे खेल क्या है पता चल जाएगा ना? भाइयों बहनों, अब चौकीदार से उनकी परेशानी बढ़ रही है। उनको लगता था ये मोदी कुछ भी कहे, लेकिन ये भी सब राजनेताओं के तरह समय रहते ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जब 4 साल हो गए, लेकिन मोदी तो वैसा का वैसा खड़ा रहा, तो उनको लग रहा है ये चौकीदार बचने नहीं देगा, और इसलिए परेशान है। एक बार फिर आप सभी को विकास की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको मकर संक्रांति की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। एक मई भदौरिया जी और महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय शिवखरे जी, और अब मैं मंच पर आसीन सांसद आपका सामिप्य और आपकी वाणी हमेशा से नई ऊर्जा का संचार करती है। एक